देखिए सर, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सूर्य कुंडली के बारे में। ठीक है। सूर्य कुंडली के बारे में जी। क्या है कि कौन से पर्टिकुलर एज में क्या चीज़ है, क्या कैसे होता है। ठीक है। एज वाइज बेसिकली हम लोग ये चीज़ें जज करेंगे। ठीक है। बाकी क्लासेस हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं और अदरवाइज ऐसे भी वीडियोस हैं। ठीक है। और जो भी, तो क्या होता है कि अलग अलग प्लैनेट्स ना अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और उनको ठीक करने का, उनको सही करने का कुछ रेमेडीज भी होता है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। जैसे जुपिटर जो है वो बेसिकली वो बेसिकली जैसे 16 के एज में मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है। मेच्योर इन द सेंस कि वो प्लैनेट अपना सही रिजल्ट, अच्छा या बुरा, पूरी तरीके से मेच्योरिटी के साथ रिजल्ट देते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ कि जुपिटर के पास ये एबिलिटी है, चूंकि जुपिटर चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर 15 से लेकर 20 के बीच में उसका एज होता है जुपिटर का। बट उसका जो पीक होता है वो 16 का एज में होता है। तो 16 तक एज में, ठीक है, इंसान का जो बॉडी होता है या फिर फीमेल का जो बॉडी होता है वो इस हद तक मेच्योर हो जाता है कि वो चाइल्ड बर्थ कर सके। ठीक है। एबल टू बियर अ चिल्ड्रन। ठीक है। जुपिटर ऑल्सो वंस बिलीव सिस्टम अराउंड एज ऑफ 15 to 16। ठीक है, वंस फॉर्म। ये चीजें ये दिखाता है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम, आप इस तरह का मेच्योर हो जा सकते हैं कि आप रियलिटी और इल्यूजन्स को आप समझ सके, है ना। क्या सच है, क्या गलत है, या किस तरीके का डिसीजन आपको लेना चाहिए, आप इतने मेच्योर हो जाते हैं। इसीलिए 15 16 के एज में जब आप 10th पास करते हैं, इसके बाद आप आगे के बारे में डिसीजन लेते हैं कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, सिंपल वे है। ठीक है। वो चीज़ है अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग अबाउट रियलिटी, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर वंस आउटलुक ऑन लाइफ। ठीक है। और आप क्या है, मतलब ट्रूथनेस की तरफ, मतलब आप धीरे धीरे लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जुपिटर इस पर्टिकुलर एज में मेच्योर हो जाता है। तो आप जुपिटर से रिलेटेड, मतलब क्या इथिकल है, क्या अनइथिकल चीजें हैं, यू नो वेरी वेल, है ना। ठीक है। तो इस एज में जब जुपिटर का जब टाइम आता है तो इस एज में आप इतने मेच्योर हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत इसका आप डिसीजन ले सके। दूसरी बात, कि क्या जुपिटर जो भी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इथिक्स, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, आपको इसके बारे में पता होता है कि आप सोसाइटी, आप कुछ भी क्या ऐसा कर रहे हैं कि वो इथिकल है, नहीं है। ठीक है। या आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। जुपिटर जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड आप मेच्योर हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एज में। ठीक है। उसी टाइप से सन का जो एज होता है वो 21 22 का होता है। ठीक है। सन क्या है, अच्छा, बृहस्पति जहां पे भी आपके चार्ट में प्लेस्ड होंगे उस पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड आप मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, जिस भी जोडियक साइन ठीक में है। होंगे, जहां पे भी प्लेस्ड होंगे, जिस भी हाउस में होंगे, उस पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड आप मेच्योर हो जाते हैं बहुत इजिली। जिसके जिसके लॉर्ड होंगे उन उससे रिलेटेड भी। हाँ, जिस जिस पर्टिकुलर जोडियक साइन के रूलर होंगे उस चीज से रिलेटेड आप मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है। सन जो होता है वो बताता है कि आप 21 के एज में ये मेच्योर हो जाते हैं, तो ये वो टाइम होता है जब आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब ये वो टाइम होता है जब आप जॉब करना शुरू करते हैं या आप कुछ भी ऐसा करना शुरू करते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। 21 का जो एज है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि आप, ह्यूमन बीइंग कैन क्रिएट देयर रिपुटेशन, अपना रिपुटेशन, अपना मार्क, अपनी वैल्यूज, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। सोसाइटी में आपका एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिलेगा। बेसिकली यहाँ से आपका कैरियर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सन ठीक। के टाइम पे। ठीक है, कैरियर चॉइसेस, ठीक है, आपका टैलेंट या मतलब आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं आप लाइफ में, एक नई शुरुआत हो जाती है बेसिकली सन के टाइम पे। ठीक है। ये चीज है। तो ये डिपेंड, और दूसरी बात कि सन का प्लेसमेंट जहां पे भी है उस पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड हो जाते हैं मेच्योर इस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है। अगर आपके जोडिएक साइन में, अगर आपके चार्ट में ये प्लैनेट योग कारक है, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर योग कारक नहीं है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हम चार्ट दिखा रहे हैं कि जो सन है, ठीक है, वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर एज में क्या रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जैसे आपको चार्ट दिख रहा है। ठीक है। इसमें क्या है कि पाइसेस असेंडेंट है, ठीक है, सन का प्लेसमेंट 6th हाउस में है। क्लियर है। तो जाइज, और 6th हाउस का रूलर भी है, तो यहाँ पे एक ये बना रहा है एक तरीके से विपरीत राजयोग। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इस एज में, ठीक है, और पाइसेस असेंडेंट के लिए सूर्य जो होता है वो योग कारक तो हो नहीं सकता या बेनिफिक प्लान तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6th हाउस का रूलर है और वहीं बैठा हुआ है। तो 21 22 का एज जो जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, खास तौर से हेल्थ को लेके। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ है। क्लियर है। इसके ऊपर बाकी हम लोग देख भी लेंगे कि एस्पेक्ट वगैरह किसका है, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे बृहस्पति का एस्पेक्ट है, दैट्स अ गुड थिंग। और कोई एस्पेक्ट कर रहा है।
7 8 नहीं, और कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। बट क्या है कि ये सन बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहा है सन को, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। सन और बृहस्पति का योग होना बड़ी अच्छी बात है ना, स्पिरिचुअलिटी को लेके। तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि बृहस्पति भी जो है वो नेचुरल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट और 10th हाउस का रूलर है, 6th हाउस में रूलर होते हैं सन, ठीक है। और उसको एक्सपेक्ट करा तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा हो सकता है कि कैरियर में क्या करा जाए, ठीक है। बट सन आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला कैरियर में, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर हम नवांशा में देखते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बृहस्पति के जोडिक साइन में ही सन आया हुआ है, ठीक है। बट अगेन बृहस्पति तो खैर ठीक है, नेचुरल है, ठीक है। क्लियर है। बट यहाँ पे राहु राहु के का। साथ राहु साथ में आ रहा है और 6th हाउस का रूलर है। क्लियर है। तो और किसी के साथ भी एक साथ जोडिक साइन एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि 21 22 साल का एज बहुत अच्छा नहीं गया होगा। कैरियर के प्रोस्पेक्टिव से आप लाख कोशिशों के बावजूद भी आप बहुत अच्छा कैरियर अपना स्टेबल नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि साथ में राहु का कंजंक्शन हो गया, राहु का कंजंक्शन बहुत सही रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। वो भी सन के साथ, तो कहीं ना कहीं ये पित्त दोष बनाता है, और सही टेरियस में है तो बहुत सही चीजें, हमको नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या है यहाँ पे, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा मेच्योर एट द एज ऑफ 24, ठीक है। और ये चंद्रमा जब मेच्योर होता है तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है बेसिकली, ठीक है। इमोशनल मेच्योरिटी आपको दिलाता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा का कंडीशन कैसा है। पाइसेस असेंडेंट के लिए हम्म। चंद्रमा 5th हाउस का रूलर होता है, ठीक है। तो 5th हाउस का रूलर होता है तो वहां पे वो दिलाता है बहुत अच्छा सर्कमस्टांसेस। बट यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा का क्या कंडीशन है, क्योंकि जैसे ही आपका 24 एज आएगा, ठीक है, तो आपके साथ क्या चीजें होंगी। अगर आप यहाँ पे देखें 5th हाउस का रूलर है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, मार्स इज अ सेकंड और 9th हाउस का रूलर, तो ठीक है। 9th हाउस का रूलर, 5th हाउस का रूलर इज इन द 9th हाउस। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा योग बना रहा है, चंद्र मंगल योग बना रहा है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। योग बना रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट नवांशा में अगर आप देखते हैं तो चंद्रमा आपका कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है 6th हाउस में। ठीक। 5th हाउस का रूलर 6th हाउस में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं 5th हाउस से रिलेटेड चीजों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवाएगा, ठीक है ना। 5th हाउस जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवाएगा, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में क्रिएट करवाएगा, क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा, ठीक है। ये चीज है। हालांकि चंद्रमा योग करेगा, बट 6th हाउस में बैठा हो तो ये बहुत अच्छा हाउस तो नहीं हुआ ना, ठीक है। और चंद्रमा के ऊपर हम्म। एस्पेक्ट किसका है, वीनस का है, मरकरी का है। वीनस और मरकरी दोनों ही बहुत अच्छे प्लैनेट्स नहीं है पाइसेस असेंडेंट के लिए। उन दोनों का एस्पेक्ट आ रहा है तो वो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। और इस तरीके से और किसी का कोई एस्पेक्ट है नहीं, और किसी का कुछ भी नहीं है, कोई एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। मरकरी का है, वीनस का है, इसका नहीं, ठीक है, सैटर्न का भी नहीं है, जुपिटर का भी नहीं, किसी का भी नहीं नहीं है। है। बहुत बढ़िया। अब क्या है, 5th हाउस का रूलर 6th हाउस में आया, जो कि अच्छी बात नहीं है, है ना। वीनस जो है वो 3rd और 8th हाउस का रूलर है, जो कि एस्पेक्ट कर रहा है, वो भी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। मरकरी जो है वो कहाँ का है, मरकरी रूलर है वो 4th और 7th हाउस का है, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को भी अच्छा नहीं करेगा। और मैरिज। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है फादर इन लॉ का जो घर होता है वो, यानी कि ससुराल वाले घर को, ठीक है। अगर ये फीमेल का चार्ट है तो कहीं ना कहीं इन लॉज में काफी ज्यादा तकलीफें आएंगे एट द एज ऑफ 24, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये चीज है। फिर कहीं ना कहीं देखिए 3rd हाउस, 8th हाउस का रूलर, फिर साथ में 4th और 7th हाउस का रूलर आपस में कंजंक्ट हो रहा है, इज इन द 12th हाउस, जो कि अच्छा नहीं है। और वो दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैरिज लाइफ हमको नहीं लगता है बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं लॉज में एक तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट होगा और तकलीफें देगा, ठीक है। यहाँ पे हम्म। क्लियर है। एक तो और बिल्कुल, सेवन्थ का जो प्लेसमेंट है, सेवन्थ के रूलर का, वो अपने साथ 6th पोजीशन पे भी हो गया। हाँ, और वीनस 12th हाउस में जाने के बाद बहुत सही रिजल्ट नहीं दे पाता। वीनस नहीं मरकरी देता, से बिल्कुल। 12th हाउस में, और चूंकि ये बहुत अच्छे अच्छे हाउसेस के रूलर भी नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मन होता है, और मन बैठा हुआ है 6th हाउस में, जो कि कहीं ना कहीं हम्म। आपको अच्छे सिचुएशन में नहीं डालता टेंशन है। बिना मतलब कि नेगेटिव हाँ, थिंकिंग टेंशन, वगैरह। करेक्ट, ठीक है। और साथ में वीनस का और मरकरी का एस्पेक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करके देगा ही देगा, है ना, ठीक है। सैटर्न के साथ दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीनस सैटर्न के साथ जोड़ी सन एक्सचेंज कर रहा है तो वो अपना मैच कर लेगा, बट ये चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। ये है ना वीनस। वीनस जो वीनस मेच्योर फ्रॉम 24 टू टिल 25th ईयर, है ना, ठीक है। एट दैट टाइम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलपमेंट हैपन, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि रिलेशनशिप डेवलप
होता है अच्छे वे में, है ना। ठीक है, ये वीनस का काम है ऐसा करवाना। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वंस लिटिल वीनस, इफ अ वीनस इज गुड, वन कैन मीट देयर इंपॉर्टेंट पार्टनर, ठीक है, और नॉट कैन मीट। ठीक है, क्लियर, मतलब एक नया रिलेशनशिप बनाने का या बहुत चांसेस होता है इस पर्टिकुलर एज में शादी का। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें इस चार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा और वीनस एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैरिज के चांसेस या ये सब चांसेस तो बहुत अच्छे से बना रहा है, नो डाउट। ठीक है, बट क्या है कि जो प्लेसमेंट है 6 और 12, तो कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टेकल्स में डालेगा, प्रॉब्लम क्रिएट 100%। कर रहा है मैरिड लाइफ में भी। हाँ, ठीक है, तो मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट करेगा ही करेगा, है ना। ठीक है, मतलब सिर्फ निगेटिव नहीं, आप अपने तरफ से सोचिएगा। ठीक है, कि पॉजिटिव वे में जा रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर जो भी है मतलब अच्छे पॉजिटिव वे में जा सकता है, बट नेगेटिव सेंस हमको ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस का, एट्थ हाउस का रूलर, साथ में सेवेंथ हाउस और फोर्थ हाउस का हाँ, रूलर आपस में कंजंक्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत सही चीजें नहीं है ना। सर कभी 3 8 7 12 सबका कॉम्बिनेशन है। है ना, और जो चंद्रमा को एक्सपेक्ट करे वो फिफ्थ हाउस का रूलर है। ठीक है, और वो बैठा हुआ है 6 में, और यहाँ पे 6 और 12 का एक्सिस है, तो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। इसको अच्छा बनाया जा सकता है अगर एफर्ट लगाया जाए तो, बट अदरवाइज ये बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये तो हो गया, ठीक है, मार्स। और जाहिर सी बात है कि वीनस अच्छा है ही नहीं इस पर्टिकुलर चार्ट में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छा नहीं है, थर्ड एंड एट्थ हाउस का रूलर है। ठीक है, तो थर्ड हाउस अगर आप D9 चार्ट में देखा जाए, तो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फादर इन लॉ का। ठीक है, और एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है इन लॉज का। सेवेंथ हाउस जो होता है वो पार्टनरशिप या फिर स्पाउस का। और फोर्थ हाउस आपका ये, और उसके साथ चंद्रमा का एस्पेक्ट है। कुछ हद तक चीजें सही है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ही, बट नुकसान तो पहुंचाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बारे में हम लोग योग के बारे में बात करेंगे, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं सर जी मार्स के बारे में। ठीक है, मार्स मेच्योर फ्रॉम द 27 to 28। ठीक है, मार्स जो होता है वो 27 to 28 की एज में मेच्योर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जब तक मार्स मेच्योर नहीं होता, तब तक जो इंसान है, ठीक है, वो ये नहीं कर पाता कि मतलब उसको पता नहीं कि वो अपना पावर को, अपने विल पावर को, अपने चीजों को कैसे फुल्ली यूज कर सके। ठीक है, बट 27 28 का जो एज होता है, उसको उस टाइम उसको पता होता है कि हाउ टू यूज देयर पावर, और मतलब जो भी चीजें हैं, हाँ, उसको कैसे यूज करा जाए। ठीक है, यही टाइम होता है कि जिसका मार्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में होता है, वो 27 28 के एज में राइज कर जाता है अपने लाइफ में। जबकि जिसका मार्क्स बहुत ही अच्छा नहीं होता, उसका एक्सीडेंट या फिर मतलब एक्सट्रीम डिफिकल्टी सिचुएशन में वो इंसान आता है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, ठीक है, कि रैशेस एक्शन डेयर डेविल बिहेवियर्स, है ना, एक्सीडेंट्स। ठीक है, गुड मार्क्स इन होरोस्कोप इन द बिग एक्टिवेशन, है ना, और बहुत अच्छा इंसान काम कर पाता है, बहुत अच्छा राइज कर पाता है। बट जिसका अच्छा नहीं होता, तो यही वो टाइम होता है जिस वक्त इंसान का डेथ हो सकता है। ज्यादातर लोगों का डेथ जो होता है 27 28 के एज में हो जाता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से, क्योंकि उसका मार्क्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता है। ठीक है, क्लियर सर जी यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे मरकरी के बारे में। ठीक है, मरकरी क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, जी। मरकरी क्या है, मरकरी जो होता है वो 31 32 के एज में मेच्योर हो जाता है। इस टाइम इंसान जो है अपने स्किल्स का, ठीक है, अपने एबिलिटी जो होती है मरकरी से रिलेटेड चीजें, जैसे एबिलिटी टू मैनेज, ऑर्गेनाइज, प्लान, ठीक फाइनेंस है, कम्युनिकेशन ठीक है, वगैरह अच्छी होती कम्युनिकेशन, मार्केट, ठीक है, स्पीक, ये सब चीजों को बेसिकली अच्छे से यूज, मतलब बेसिकली जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है, ठीक है, वो लेके आता है इंसान अपने लाइफ में। ठीक है, मरकरी से रिलेटेड चीजें चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मरकरी रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड सर्कल को, मरकरी रिप्रेजेंट करता है सिबलिंग्स को। ठीक है, तो इसके अराउंड जो चीजें होती है वो बहुत अच्छा हो जाता है, अगर मरकरी अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो। ठीक है, और यहाँ पे चीजें मेच्योर हो जाती है। बट यहाँ पे इस केस में क्या है कि मरकरी रूलर कहाँ है, फर्स्ट, फोर्थ और सेवेंथ हाउस का रूलर। ठीक है, और फर्स्ट और और सेवेंथ, में बैठना है। नहीं, आई थिंक फोर्थ और सेवेंथ हाउस का रूलर है, जो कि 12th हाउस में बैठा हुआ है। क्लियर है, तो मरकरी बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, बट 12th हाउस में बैठा हुआ तो और भी अच्छा नहीं हो गया, क्योंकि त्रिक हाउस में बैठा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर एज में ये रिलेशनशिप और बाकी चीजों को खराब करेगा, बजाय कि अच्छा करने के। ठीक है, इसको हम लोग चाहेंगे तो बहुत से चार्ट्स के ऊपर प्रिडिक्शन करेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। आज के लिए हम लोग को सिर्फ D1 और D9 ही चाहिए होगा। सैटर्न के बारे में बात करते हैं। सैटर्न जो होता है
35, बहुत लोग इस टाइम पे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन चीजों से रिलेटेड, या बहुत लोग अपना बुक लिखते हैं हम्म, इन चीज से रिलेटेड। अगर मरकरी अच्छा है तो बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत कुछ डिलीवर करवाता है आपको। बट मरकरी अगर जी अच्छा नहीं है तो बहुत सारी अच्छी चीजें डिलीवर कराने के बजाय बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैटर्न जो होता है वो मेच्योर होता है 35 से 36 ईयर के बीच में। ठीक है, सैटर्न क्या होता है, सैटर्न जो होता है वो जस्टिस को प्रोवाइड करता है, वो आपके हार्डवर्क आपके लेबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न बिल्कुल। अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, अदरवाइज बहुत अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल सैटर्न लेसन्स कम्स आवर वे, है ना, अबाउट जैसे प्रिजर्वेंस हो गया, ओवरकमिंग सफरिंग, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए, या बहुत ज्यादा कार्मिक डेप्ट है, या फिर मतलब काफी ज्यादा हार्डवर्क करवाता है आपसे, आपके कर्मों के बेसिकली सजा देता है। बट सैटर्न अगर बहुत अच्छा हो तो इसी पर्टिकुलर एज में 35 to 36 में कितने लोगों का चाइल्ड बर्थ होता है, कितने लोगों का मैरिज होता है, तो डिपेंड्स अपॉन कि कितने लोगों का लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो सभी चीजें डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट कहाँ पे है, कैसा है, किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है, ये सभी चीजें है ना। ठीक है, कंप्लीटिंग सम हार्ड कर्मा, ठीक है, ये सभी चीजें बिफोर दैट वंस आर स्टिल देयर यूथ। और सैटर्न का ये जो टाइम होता है 35 36, इस टाइम पे बचपना यूथनेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस वक्त इंसान पूरी तरीके से कंप्लीट मेच्योर पर्सन बन जाता है। ठीक है, वो इधर उधर की बकवास बातें नहीं कर रहा होता है। ठीक है, such connected the horse Saturn is in the birth chart, usually some serious maturation progress after around the 35 years। अब सैटर्न जहां पे प्लेस्ड होगा, ठीक है, वहां से रिलेटेड चीजों में मेच्योरिटी आ जाएगी बहुत तगड़ा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब डिपेंड करता है कि सैटर्न कहाँ का रूलर है और क्या डिलीवर करवा रहा है। ठीक है, जी। अब जैसे एक बात करते हैं, इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो सैटर्न कहाँ का रूलर है, सैटर्न रूलर है आपका और 10th और सॉरी 11th एंड 12th हाउस का, मतलब 11th आय एंड 12th का और व्यय। में बैठा हाँ, है। आय और व्यय है ना, कितना इनकम को कितना वेस्ट होगा, ये दोनों का रूलर यही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए 11th और 12th का रूलर है, ठीक है, बैठा हुआ जुपिटर और के साथ सेकंड सेकंड हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इनकम होगा वो सेकंड हाउस से रिलेटेड होगा। ठीक है, और जो चीजें खर्च होगा आपका, है ना, वो भी सेकंड हाउस से रिलेटेड ही खर्च होगा। ठीक है, मतलब क्लियर है, सेकंड हाउस जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसी के थ्रू आप पैसे भी कमाएंगे। ठीक है, मतलब गेन भी होगा और उसी से आपका लॉस भी होगा सैटर्न के टाइम पीरियड पे। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो आपका 10th और 11th हाउस है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जितना जितना कमाएगा उतना गवाएगा, यहाँ कुछ बचाएगा नहीं। हाँ, और ये दोनों सब सेकंड हाउस में, मतलब आपका जो मेन सोर्स होगा इन सब चीजों से रिलेटेड वो यही होगा। अच्छा, सैटर्न जो है वो जुपिटर के साथ कनेक्टेड है, जुपिटर कहाँ का रूलर है, फर्स्ट एंड 10th हाउस का। टेन तो मजे की बात 10 ये और है कि 1 का। हाँ, तो मजे की बात है कि वन, मतलब 10 11 12 और वन, ये सभी हाउसेस का रूलर बैठा हुआ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो इससे रिलेटेड सेकेंड हाउस ही ओवरऑल आपका, मतलब आपका खुद का, आपका सेल्फ, आपका कर्म, ठीक है, और आपका इनकम और आपका वेस्ट, ठीक है, ये सब फैमिली से रिलेटेड ही होगा जब तक सैटर्न का टाइम चलेगा। ठीक है, अदरवाइज बाकी चीजें रिलेट कर नहीं पाएगा। ठीक है, ये है सैटर्न का। अब नवांशा में सैटर्न का पोजीशन ऐसा, इसको कोई भी एक्सपेक्ट कर वगैरह कर रहा है, कोई भी, कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। ठीक है, अब नवांशा में देखते हैं, नवांशा में क्या है, सैटर्न कहाँ बैठा हुआ, सैटर्न 12th हाउस, ये इसका रिलर है 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है इन लॉस को। मजे की बात कि वहां सैटर्न डेबिलेटेड है, यहाँ सैटर्न एक्सॉल्टेड है। ठीक है, हम्म। क्लियर है, तो आपको काफी कुछ तो यहाँ पे 12th हाउस 10th हाउस का रूलर है 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका इनकम का सोर्सेज भी यही बनेगा, 8th हाउस, और यही बन यही आपका वेस्ट हिडन भी होगा। हिडन हिडन सोर्सेस से पैसा है। हाँ, हिडन सोर्सेज से पैसा आएगा, है ना, ये चीजें हैं। अच्छा, सैटर्न कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है, क्यों, क्योंकि सैटर्न के आगे कौन बैठा हुआ है, मार्स। और मार्स ही ब्लॉक हो रहा है क्योंकि हाँ। मार्स के आगे बैठा हुआ है सन एंड राहु। सिंपल, और ये राहु। लगातार ये प्लैनेट्स ब्लैक, ये लगातार जो प्लैनेट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं ब्लॉक। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है बट फिर भी यहाँ पे सैटर्न एक्सॉल्टेड है, बट सैटर्न 10th और 11th हाउस का रूलर एक्सॉल्टेड है 8th हाउस में, तो 8th हाउस से रिलेटेड चीजों से ही आपका रिसोर्स भी बनेगा, इनकम भी, और वहीं आपका वेस्ट भी हो जाएगा सैटर्न के खर्चा पीरियड भी में। होगा। ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे एक्सॉल्टेड और रेट्रोगेट है तो थोड़ा अच्छा कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके ऊपर किसी का एस्पेक्ट वगैरह है, कोई भी, सैटर्न पे जुपिटर का है ना? नहीं, कैस, नहीं है। नहीं जुपिटर कर नहीं है। ठीक है,
जुपिटर का नहीं है है, आपका जुपिटर भी इस नहीं है, पे, मार्स भी नहीं है, मार्स पे है ना। कोई भी नहीं है, कोई भी कोई नहीं भी है। नहीं है। तो सैटर्न पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और वहां सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा था, यहाँ एट्थ हाउस का। मतलब बिफोर मैरिज आप अपनी फैमिलीज के लिए काम करेंगे अगर सैटर्न का टाइम आएगा तो, आफ्टर मैरिज आप अपने आफ्टर लॉस के मैरिज लिए करेंगे। परिवार के लिए बनेगी। ठीक है। बट आप अपने घर के लिए बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे सैटर्न डेबिलेटेड है। इन लॉस के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, या बहुत कुछ आप करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैटर्न है। बट हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। वहां पे हार्ड वर्क इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि अपने घर में थे, यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि अपने गाँव। ठीक है। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ डेबिलिटी है, यहाँ की ऑल्टरनेटिव, कहीं ना कहीं सैटर्न अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। चार्ट एक वर्क होता है। तो ये हो गया सैटर्न का कहानी, आगे हम लोग करते हैं। सैटर्न हो गया, मरकरी का सीन हम लोग देख ही लिए थे, है ना। मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे हम्म। रहा है, जहां पे भी बैठे हुए मरकरी का चेक कर ही लिए थे। अब बात करते हैं राहु एंड केतु के बारे में, है ना। राहु और केतु क्या रिजल्ट देते हैं। राहु जो होता है, ठीक है, अब राहु क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा सर, राहु एंड केतु, एक सेकंड के लिए आप। The north mode of the moon matures at 41 and 42 years of life. Some big turns happen in the life area of Rahu house position. अच्छा, ये 41 और 42 की एज में जाके मैच्योर होता है, और जो राहु की पोजीशन है उसमें कोई मेजर टर्निंग वगैरह 41 42 की एज में देगा, जहाँ पे राहु बैठा है। द फर्स्ट 41 years of life, Rahu's house shows a piece of big ups and downs. And because Rahu is a very excitable, chaotic, and desirous planet which we cannot fully control before 41 and 42. ओके, 41 की एज से पहले जिस हाउस में राहु बैठा है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि राहु जो है बहुत एक्साइटेड होने वाला और डिजायरस प्लेनेट है इसी वजह से, और उसको फुल्ली कंट्रोल करना आसान नहीं होता 41 42 की एज से पहले। एंड वी एक्सपीरियंस है बिट ऑफ रोलर कोस्टर राइड इन दैट एरिया ऑफ लाइफ। तो 41 42 की एज तक जो है जिस हाउस में राहु बैठा है उस हाउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा उठापटक लगी रहती है। बट बाय 42 राहु मैच्योर्स एंड वी आर एबल टू कंट्रोल द क्रेजी राहु एनर्जी बेटर। लेकिन 42 की एज आने के बाद हम राहु के क्रेजीनेस को या राहु की जो उठापटक है उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अगर राहु जो है, इफ राहु इज योर सेवंथ हाउस बाय बर्थ, then around 40 you might experience a change of marriage, a new important relationship. 40 a calming down of passion in relationship and being able to make better relationship choices. अगर राहु सेवंथ हाउस में है तो 41 और 42 की एज के बाद हम जो है उस मैरिज को, मतलब मैरिज के अंदर एक अच्छे रिलेशंस डेवलप करना या मैरिज को कंट्रोल करना या वहां पे एक रिलेशन निभाना अच्छे तरीके से, वो सब सब चीजें सीखेंगे। या जो है रिलेशनशिप के अंदर पैशन आएगा और उसको रिलेशनशिप को हम बेटर बना पाएंगे। एज ऑफ राहु's maturation one becomes progressive and open for new options in life and make a 180-degree turn in different areas. तो 42 की एज के बाद जो हुआ, आ, एक बंदा जो भी इंसान है वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा और नए ऑप्शंस के लिए ओपन होगा, और काफी डिफरेंट एरियाज में एकदम से उसके चेंजेस आएंगे, बिल्कुल अपोजिट चेंजेस। सही बात है सर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि राहु के बारे में, कि राहु जिस भी पर्टिकुलर हाउस में होगा, वो 41 42 के एज में क्या होगा, कि वहां तक, वहां पे अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बिहाफ पे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपका प्रेडिक्शन क्या है इस चीज को लेके, D1 एंड D9, सर इस चीज का वेयर मतलब वेयर ये, अच्छा वेयर राहु इज प्लेस्ड, है ना। और क्या एस्पेक्ट है, क्या चीजें होंगे, आपके अकॉर्डिंगली क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। जस्ट आई वांट। सर राहु फिफ्थ हाउस में बैठा है यहाँ पे, और वीनस के साथ बैठा है, और वीनस जो है सेकंड और एट्थ का लॉर्ड है, थर्ड और एट्थ का। 41 42 की एज तक जो है अपने इंटेलिजेंस से रिलेटेड कह लीजिए या लव लाइफ में कह लीजिए बंदा बहुत अनस्टेबल रहेगा। बट 41 42 की एज के बाद वहां पे जो है अपने बोलचाल के तरीके में, अपने कम्युनिकेशंस में, अपने लव रिलेशंस में, इन चीजों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी ले आएगा, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा और रिलेशंस को अपना कंट्रोल करना सीख जाएगा 41 42 की एज के बाद। नहीं समझ तब सर, तक क्या वो बोल रहे हैं। अनस्टेबल,
क्या बोल रहे हो सर सर क्योंकि राहु यहाँ फिफ्थ हाउस में और थर्ड हाउस और एट्थ हाउस से लिंक कर रहा है, उसके लॉर्ड के साथ कंजंक्टेड है। हाँ तो सर। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, एट्थ हाउस आपके इन लॉस को करेगा। इन लॉस तो नहीं, खैर हम क्योंकि D1 की बात कर रहे हैं, बट फिफ्थ हाउस के अंदर है तो आपके नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। इन चीजों के साथ क्या होगा, ये 41 42 की एज तक आते आते अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल नहीं करेगा खास, लेकिन उसके बाद अपने बोलचाल के तरीके में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएगा, अपनी इंटेलिजेंस सुधारेगा, कुल मिला के अपने ओवरऑल कम्युनिकेशन इमोशंस वगैरह पे कंट्रोल करना सीख जाएगा, जिससे उसकी जो लव लाइफ कह लीजिए और कम्युनिकेशन है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो जाएगी। मूव हो जाएगी, हाँ, यानी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर यस। एज के बाद। अब यहाँ पे मुद्दे की यस। बात ये है कि यहाँ पे आ रहा है 10th हाउस में राहु कनेक्ट विद हाँ सन, है ना? इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? सर, करियर के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो 41 42 की एज के बाद आएगी। और ये जो है आपका सन के साथ कंजंक्टेड है, सन आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। और तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होने से भी उसकी डेली लाइफ के अंदर भी चेंजेस आएंगे बहुत सारे। बट कोई उसके वर्क प्लेस के अंदर मेजर चेंजेस आने की वजह से हो सकता है कि वहां मेजर इश्यूज आए जिस वजह से वो जॉब चेंज करे या जो भी है। बट 41 42 की एज के बाद उसके अंदर उसके करियर में स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है, लेकिन एक उठा पटक के बाद। सही बात है सर, कैरियर में भी खास तौर से। और 10th हाउस कहीं ना कहीं मदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो आई डोंट थिंक कि 41 के एज तक मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रह पाएंगे। रह पाएंगे। करेक्ट। बट यहाँ पे तो क्योंकि सिक्स हाउस से भी लिंक हो रहा है, सिक्स का लॉर्ड के साथ कंजंक्टेड है वो टेंथ में, तो आपकी डेली लाइफ के अंदर भी इम्पैक्ट आएगा। हाँ, इसका और करियर मेजर इम्पैक्ट आएगा। करियर हाउस में है, करियर हाउस में है, और इसके सिक्स्थ हाउस में लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि जॉब चेंज हो वहां पे पहले वाली जॉब के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट होने की वजह से, ये भी हाँ, पॉसिबिलिटी है। अगर मे भी अगर जॉब वगैरह का कहानी नहीं है या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी शायद कोई ना कोई दिक्कत आई थिंक आएगा, है ना? जी। हम मतलब कोई अपने एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में कोई ना कोई दिक्कत आने की वजह से हो सकता है वो जॉब चेंज करे और फिर वहां पे उसके करियर में स्टेबिलिटी उसके बाद आए। हम्म। अगर मे भी ये इंसान अगर हाउस वाइफ है तो इस केस में सर हाउस वाइफ है तो आपको लेडी ऐसा, है। हाँ लेडी है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट विद मदर इन लॉस, राहु एंड सन विद कनेक्टेड? मदर इन लॉ आ रहा है क्योंकि टेंथ हाउस है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक बार कोई स्ट्रांग डिस्प्यूट है बट उसके बाद जो रिलेशन अभी तक स्टेबल नहीं हुए थे उसके बाद से थोड़ा सा स्टेबल हो एक जाए आफ्टर एज ऑफ। मेजर झगड़ा होने के बाद धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाए, चेंजेस होने शुरू हो जाए। राइट, करेक्ट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? जी। बाकायदा प्लेनेट जब बैठ रहे हैं एक दूसरे पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर हाउस से लिंक कर रहा है, तो कहीं ना कोई योग बनेगा, हम लोग उसके बारे में कहीं ना कहीं देखेंगे बाद में, है ना? ठीक है, केतु के बारे में क्या जी। सर? केतु के बारे में यही है। 47 48 की एज में जाके मैच्योर होगा ये। बेटर ओके। मैनिफेस्ट, balance the house of Ketu and get better manifestation in that area of life, more detached and accept God's will, and how to let go of expectation in certain area of our life. Okay, this is an age when we are asked to let go of something to experience some loss, through which we learn detachment. Spirituality and spiritual realization can also develop in big leap during the this age. सर यहाँ पे यह है कि 47 48 की एज में जाके केतु मैच्योर होता है और जिस घर में वो बैठा होता है उससे हम्म। डिटैचमेंट दे। जैसे हो जैसे सकता पार्टिकुलर है हाउस कि में बैठा हुआ, वहां से रिलेटेड डिटैचमेंट होगा, और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, आप डिटैच होने के बाद आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ जाए, इसी चीज को अब बेसिकली। वहां से जो एक्सपेक्टेशंस उसको है उसमें कहेगा ठीक है यार जो हो रहा है होने दो, लेट गो ऑफ लाइफ, जैसा हाँ, चल रहा है चलने दो। करेक्ट, और उसके बाद चीजें थोड़ा सा इंप्रूव होगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा देखने वाली बात है कि D1 में केतु का बैठा हुआ, मतलब एक ऐसे एक बेसिक एग्जांपल ले रहे चार्ट का, और कुछ नहीं। 11th हाउस बड़े भाई हाँ। के साथ, या फ्रेंड सर्कल,
या फिर गेन या जो भी चीज जो 11th हाउस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है नहीं। मतलब आई डोंट थिंक कि बड़े भाई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, बट डिजायर तो है एटलीस्ट, क्यों? क्योंकि वीनस एंड वीनस का एस्पेक्ट भी है तो है। बट आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छा होने वाला है 48 तक का एज में। उसके बाद चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा और इंसान उसको सैटर्न, छोड़ के लेकिन चलेगा सैटर्न का स्पिरिचुअल पाथ में। एस्पेक्ट है, हाँ सैटर्न का सैटर्न का, एस्पेक्ट है। हाँ सैटर्न का केतु का एस्पेक्ट है और मरकरी का भी है, सॉरी वीनस का भी है। हाँ तो सेट, तो मरकरी का कैसे? वीनस 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 वीनस। का। तो हाँ उसके बाद चीजें थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि वो डिजायर जो फुलफिल हो नहीं पाएगा अल्टीमेट, या फिर बहुत ज्यादा सही हो नहीं पाएगा, तो फिर वहां से डिटैच होकर के तो इंसान तो अपने दूसरे। डिटैचमेंट के बाद लेकिन एक तरफ से ये है कि मेंटल पीस आ जाएगा, सुकून शांति आ जाएगी। जिस चीज के पीछे वो इतने सालों से भाग रहा था वो कहेगा छोड़ यार, जो हो रहा है ठीक है। सही बात। यहाँ पे फोर्थ हाउस में तो कहीं ना कहीं घर को लेके, या फिर या चूंकि सन भी एक्सपेक्ट कर रहा है, केतु और सन का कंजक्शन में रहा है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट भी आई थिंक नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, मार्स भी है। सन मार्स मार्स कर रहा है, एक्सपेक्ट कर मार्स रहा है केतु को। फोर्थ हाउस से रिलेटेड काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, मतलब इनर पीस प्रॉब्लम टोटली करेगा। डिस्ट्रॉयड है, जो कि 48 के बाद घर के इनर अंदर पीस थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा करेगा। और फिर स्पिरिचुअल पाथ में इंसान जा पाएगा। और लेकिन स्पिरिचुअल पाथ में जाने का पीछे का जो मेन रीजन होगा, वो होगा उससे उसके उसको उसके घर से डिटैच होने के बाद, ठीक है। हम्म। ये चीज है, तो ये है। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं इसमें, है ना, क्या होता है कि आखिर क्यों कोई भी हाउसेज जो होता है बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत निगेटिव होता है, ठीक है। क्यों होता है? मतलब जो एसेंडेंट होता है वही डिसाइड करता है, एसेंडेंट जो होता है वही डिसाइड करता है कौन सा प्लैनेट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कौन सा प्लैनेट मेलेफिक होगा, है ना, ठीक है। हम्म। ये चीज है। तो आखिर अ, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिहाफ पे ऐसा होता होगा, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा आप समझाइएगा कि आप क्या ये चीजें कहना चाह रहे हैं, और आपके हिसाब से। द नाइन्थ The ninth lord is decided nicer than fifth lord. Similarly, tenth lord is more benefic than that of seventh lord, while the fourth is the least benefic. इसके अकॉर्डिंग नाइन्थ लॉर्ड जो है वो फिफ्थ से ज्यादा वैल्यू रखता है कंपैरेटिवली। करेक्ट। सेकेंडली, टेंथ हाउस जो है वो सेवन्थ के मुकाबले ज्यादा वैल्यू रखेगा, बहुत जबकि बढ़िया। फोर्थ हाउस जो है उसका कुछ ज्यादा मेन वो बेनिफिट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो हम लोग को फोकस 9th और 10th स्लॉट पे करना है हर एक चार्ट में, तो इसका रूलर कौन है? सेवन्थ और टेंथ की, सेवन्थ और फोर्थ की जगह फोर्थ पे लीस्ट करेंगे तो भी चलेगा। बट हाँ सर एक बात बताइए, अगर हम D10 की बात कर रहे हैं, D9 की बात कर रहे हैं, नवमांश की, तो फोर्थ लॉर्ड की, फोर्थ हाउस की बहुत वैल्यू है। हाँ, क्योंकि नवांश, क्योंकि 9th लॉट डिसाइडेड नाइसर देन 5th लॉट ना। और सबसे और 10th लॉट के बारे में बाद में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं 9th लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी टाइप से आगे है, इधर नेचुरल मेलिफिक और बैड इन लॉट आर इन चार्ट, ठीक है। थर्ड हाउस का रूलर, सिक्स्थ हाउस का रूलर, 11th हाउस का रूलर अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ऑलवेज मेलिफिक होता है, ठीक है। फोर्थ हाउस का रूलर, सेवेंथ, 10th लॉर्ड, ठीक है, इफ दे अकर नॉर्मल बेनिफिट्स, मतलब 4 7 और 10th हाउस का रूलर नॉर्मल नेचुरल होता है, बेनिफिशियल होता है, बट डिपेंड्स अपॉन कि प्लेसमेंट कहाँ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, इविल प्लैनेट्स, द 11th लॉर्ड इज सैरिबल, ठीक है, बैड 6, सिमिलर बैड, ठीक है। थर्ड भी थोड़ा सा थोड़ा कम बुरा होता है, बट एटलीस्ट बुरा तो होता ही है। तो 11th हाउस जो होता है वो सब 11th लॉर्ड सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है, जैसा कि हम्म। इसमें समझाया गया, कैसा है ना। तो 11th लॉर्ड अगर सैटर्न है तो सैटर्न कहीं ना कहीं तकलीफ तो देगा, नो डाउट, क्योंकि 11th हाउस का रूलर बन रहा है। बट उसकी उसके प्लेसमेंट पे भी तो इम्पैक्ट आए, प्लेसमेंट से भी इम्पैक्ट आएगा ना। हाँ, तो तकलीफें जो मिलेंगी वो फैमिलीज को मिलेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। और यहाँ पे है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इन रीफ्रीजिंग अ हाउस, है ना, कि प्लेनेट कब रिफ्लेक्ट करता है और कब रीफ्रीज हो जाता है उस पर्टिकुलर चीजों में। चंद्रमा तभी ऐसा हो सकता है जब वो असेंडेंट का रूलर हो, यानी कि कैंसर असेंडेंट के चार्ट में ही ऐसा पॉसिबल है कि चंद्रमा पूरी तरह से फ्रीज हो जाए, ठीक है। ठीक। सन और द मून इफ दे आर एट्थ लॉर्ड, सन और मून तभी ऐसा हो सकता है जब वो एट्थ हाउस का रूलर है, ठीक है। थर्ड है कि सन और या फिर चंद्रमा, सन और मून, ठीक है, अगर वो सेकेंड या 12th हाउस का रूलर है, तो इस सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। सर मतलब क्या हो सकता है, रेफरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? और रेफरिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में इसका यूज हो पूरी तरीके से।
कि ये प्लेनेट बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाएगा, मतलब ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये चीजों को ओके। सिर्फ रिफ्लेक्ट कर पाएगा, अपने अंदर कुछ भी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम्म। इस तरीके से ठीक इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि डॉन बैक ट्रेड्स, और चार्ट में लिखा हुआ है ये चीजें। क्लियर है, तो आज हम लोग इस चीज को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट चार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रेमेडीज हो सकता है उस प्लेनेट, जैसे ठीक है प्लैनेट्स खराब है नो डाउट, बट आपका पूरा पूरा लाइफ तो खराब नहीं है ना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जी। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उस प्लैनेट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, डजेंट मैटर, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी विल पावर क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को जी। हैंडल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, है ना। ठीक है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है और आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, आप अच्छा वहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। बट आपके अंदर वो डिजायर ही नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, अच्छा आप कुछ अच्छा आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते ही नहीं है, फिर क्या देखिए, है ना। यही बात है, तो आज क्लास यही तक रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके जी सर। सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम जी।